नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टीची लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे आप बीपीएससी प्राथमिक में का एग्जाम देने जा रहे हो या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, सबके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है और पूछना क्या चाहता देखते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं? जो कंठ से उच्चारित होते हैं वर्ण वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसमें से अ ख घ ह च ग यश ल ओ नश या ट श र ड। ठीक है, तो इसमें से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण पहले आप जान लीजिए कि कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन कौन सा होता है। तो आपको बता दें क ख ग घ अंगा, इसके अलावा अ और विसर्ग का जो विसर्ग होता है ए और है। ठीक है, एक कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं और यहाँ आपको बताना है कि किस वर्ग में इस कंठ वर्ण उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए च ग य स ए अलग वर्ड है दोस्तों। और कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं? अ है, ख है, घ है और है। ये क्या है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्णमाला हो, चाहे विलोम हो, पर्यायवाची हो, समास हो, ठीक है, कारक हो, इन सब से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिर्फ सांस का प्रयोग किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहा जाता है। और अघोष वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? आप जान लीजिए कि अघोष वर्ण किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। इसे क ख ग घ अंगा लिखा ना, तो इसमें क और ख क्या है? आपका अघोष है। इसके अलावा जो ही बच रहे हैं सब क्या है? सघोष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग हुआ? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? यह काम तुमसे ही संभव है, लड़कियों ने माँ को देखा, उसके फल नहीं खाए जाते, घोड़ा हिनहाता है। तो कह रहा है कि इसमें से किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, यह काम तुमसे ही संभव है, लड़कियों ने माँ को देखा, उसके फल नहीं खाए जाते, उससे या उसके फल नहीं खाए जाते। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है दोस्तों, उसके चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, तो वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। और वाच्य जो होता है दोस्तों, वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या संकेतवाचक? तो आपका जीवन मंगलमय हो, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक। इच्छा है दोस्तों, या किसी को जहाँ पे आशीष दिया जाए या आशीर्वाद की बात हो, वहाँ पे क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कैसा वाक्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं?
तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कर्तवाच्य है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। और भाववाच्य के बारे में जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो, न तो कर्म की प्रधानता हो न तो कर्ता की, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से खाया नहीं जाता है, मोहन से चला नहीं जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है या राम कक्षा में पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, करा है कि किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। किस विकल्प में संकेतार्थक मतलब किस विकल्प में संकेत का प्रयोग हो रहा है। प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँगा, हो सकता है कि कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो दोस्तों यहाँ पे राजेश अपना कमरा साफ करो मतलब यहाँ पे उसको क्या दिया जा रहा है, आदेश का बोध कराया जा रहा है। यहाँ पे संकेत की बात तो की नहीं जा रही है। हो सकता है कल मौसम ठीक हो, यहाँ पे दोस्तों संदेह है कि हो सकता है कल का मौसम जो है वो ठीक रहे कि ना रहे। ठीक है, यदि तुम चलो तो मैं चलूँगा, यदि तुम चलो तो मैं चलूँगा, यहाँ पे संकेत कर रहा है कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूँगा। अगर तुम गाना गाओगे तो उसे कहते नहीं कि अगर तुम गाओगे तो मैं गाऊँगा, अगर तुम वहाँ चल रहे हो तो मैं भी चलूँगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कहा है कि चूहा बिल में खेल रहा है, कौन सा कारक है। तो चूहा बिल में खेल रहा है, जहाँ पे दोस्तों में या पर की बात हो जाए, कोई चीज़ किसी के ऊपर हो किसी के अंदर हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे दोस्तों आज पूछ ही लिया कि कारक कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के कीरे, ठीक है, संबोधन हे हो अरे। ठीक है, तो इस प्रकार से कारकों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म इसमें से अनुचित है, कि मतलब कहने का मतलब उचित नहीं है। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया है। बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे आपको बता दें बगीचे में मोर नाच रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो अनुचित है। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है दोस्तों। राधा श्याम को पत्र लिखती है, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्म हैं। ठीक है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है, ठीक है, यही आपका प्रश्न राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालीन क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय से जब कोई कार्य, एक कार्य समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो वहाँ जो पहला कार्य होता है क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, इसका विलोम पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष का विलोम दोस्तों क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। और आक्रोश का विलोम क्या होगा, आनंदित। आक्रोश का विलोम क्या होता है, आनंदित करना। निष्पक्ष का विलोम होता है पक्षपात करना या पक्षपाती। ठीक है, और विपक्ष का विलोम क्या होता है, पक्ष होता है। ठीक है, इसका पक्ष होगा। इसी तरीके से दोस्तों रात का दिन होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, राजा का चोर होता है, ठीक है, रंग का राजा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, परोक्ष होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि भील शब्द का स्त्रीलिंग, लिंग क्या होता है, जिससे यह पता चलता है कि वो किस जात का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है दोस्तों। तो जिस शब्द से या संज्ञा से यह पता चले कि वह क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्री जात का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है, और जिससे पुरुष जात का बोध हो वो पुरुष लिंग कहलाता है। तो भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भालू होगा, भिलनी होगा, भीलिनी या भालना। तो भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भीलनी होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। यहाँ पे हिंदी भाषा कुछ शब्द दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो जापानी भाषा से लिया गया है। चाय, रिक्शा, कमीज या लीची। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है, चीनी। इसके अलावा लीची भी क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है दोस्तों क्या है, रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कराए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और इनकी संख्या कहीं के पूछ लेता है तो सर्वनाम की संख्या 6 होती है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे दोस्तों कैसा होगा, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक दोस्तों जैसे आ जाए यह, वह, वे। ठीक है, ये क्या होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और मैं, तुम, तुम्हें, तुझे, ये सब क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के बाद में, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले या कहीं नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, शब्द के शुरू में, शब्द के पहले प्रयोग होके उसका अर्थ क्या करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। अगर यहीं पे हो जाता प्रत्यय का कहाँ लगाया जाता है, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आशु, अनामिका, कामायनी, चंद्रगुप्त। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, आशु, कामायनी और चंद्रगुप्त, ये तीनों ही क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जबकि अनामिका जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये निराला जी की रचना है। किसकी, निराला की रचना है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। मिश्र बंधुओं में इसमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, सुखदेव बिहारी का, गणेश बिहारी का, श्याम बिहारी या कृष्ण बिहारी का। तो मिश्र बंधुओं में ये सभी तीनों ही मिश्र बंधुओं में हैं, से सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी तीनों ही क्या है, मिश्र बंधुओं में शामिल है। जबकि कृष्ण बिहारी जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है आपके लिए। मनुआ तो दो दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दो दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है, सूरदास, रहीम, रसखान या कबीरदास का। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है किसका है दोस्तों, आपको बता दें ये कबीरदास जी का है। क्या किसका है, कबीरदास जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है। महादेवी वर्मा द्वारा कृत नीलकंठ है कैसी रचना है, एक कहानी है, एकांकी है, लेखा चित्र है या रिपोर्टाज है। दोस्तों आपको बता दें कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो कृत है नीलकंठ वो क्या है, एक कहानी है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यहाँ तक कि जो बचपन की दिलचस्पियाँ थी वो भी बदल गई हैं। यह पंक्ति की लेखिका कौन है, उषा प्रियंवदा, कृष्ण सोबाती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो इसकी पंक्ति की लेखिका कौन है, कृष्णा शोभाती इस पंक्ति की लेखिका है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, आचार्यों प्रदर्शन,
अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नख शिख वर्ण। तो इसमें से रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं है, जबकि आचार्यत्व प्रदर्शन विशेषता है रीतकालीन की, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह और नख शिख वर्ण। तो इसमें से आपको बता दें कि नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रश्न का